तो चलिए डिस्कस करते हैं आज सीयूईटी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस। और इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमें इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखने को मिला। पहले यहाँ पर जो आपकी क्लास 12th की दो बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, इकोनॉमिक्स और आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 2 यूनिट आपकी क्लास 11th की, ये सिलेबस हुआ करता था। लेकिन इस साल एनटीए ने इकोनॉमिक्स के अंदर एक मेजर चेंज किया और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहां पर सिलेबस का पार्ट बनाया। मतलब कि उन्होंने आईईडी को रिप्लेस कर दिया है कंप्लीटली विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब ये है कि चलिए ठीक है, आपने क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ रखी है, बट जो आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो आपको एक बार फिर से रिकॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल में सिलेबस क्या कहता है हमारा इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले तो देखो, वही आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसके अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, वही जो हमारा यूनिट 1 हुआ करता था उस टाइम पर भी, जहां पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पीपीसी पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे। हालांकि लास्ट ईयर तक भी ये 2 यूनिट जो है हमारी, वो हमारे सीयूईटी के सिलेबस का पार्ट थी। सेकेंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जहां पर आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू। यहां पर इनडिफरेंस अप्रोच यानी कि कार्डिनल अप्रोच आपको नहीं पढ़नी होती है। उसके बाद आपको पूरी तरीके से डिमांड को यहां पर पढ़ते हुए चलना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, मार्केट डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिमांड में कवर अप करके चलनी है। अब यहां से चेंज स्टार्ट हुआ। इसके बाद आईईडी हमारी लास्ट ईयर तक हुआ करती थी, बट अब इस साल आपको पूरी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है इन प्लेस ऑफ आईईडी। तो यूनिट 3 जो हमारी हुआ करती थी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, जहां पर रिटर्न्स टू अ फैक्टर ही नहीं, रिटर्न्स टू अ स्केल भी आपको पढ़ना है, जो आपके क्लास 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चों ने हो सकता है अपने स्कूल्स में पढ़ा हो, बट कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। आपको पूरी तरीके से सप्लाई के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वगैरह, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर कवर करते हुए चलनी है। यूनिट 4 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड द प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि वही जहां पर आप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते थे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये हमारी वहां पर भी ओमिटेड है और यहाँ पर भी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन आपको पढ़ना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस डिसाइड की जाती है, और डिमांड और सप्लाई में जो शिफ्ट्स होते हैं उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो वही आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ी थी क्लास 11th में, जो आपको इस बार यहाँ पर भी पढ़नी है। तो हमने यूनिट 4 को देख लिया। अब यूनिट 4 से रिलेटेड ही एक और हमारे पास यूनिट 5 आती है, विच इज द सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, जहां पर हम लोग डिमांड और सप्लाई की हेल्प से कुछ इफेक्ट्स देखेंगे, जहां पर प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी आएगी। तो इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो ये 5 यूनिट तो रिलेटेड थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा ही है। तो सबसे पहली यूनिट हमारी वही नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है और आपको वही मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम है। बट हाँ, यहाँ पर आपको 1-2 चीजें एडिशनल पढ़नी है, जैसे कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल इनकम है, प्राइवेट इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो यहाँ पर आपको कवर अप करनी है। उसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पर एडीएएस के कंपोनेंट्स पढ़ने होंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, और 2 सेक्टर मॉडल में किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट को, वही एडीएएस अप्रोच, एसआरआई अप्रोच, वो सब पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ना है, हाउ टू करेक्ट देम, ये भी पढ़ना है हमें। तो पूरा तरीके से आप कह सकते हो कि वो वाली यूनिट आपको कवर करनी है। उसके बाद आती है मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों ने अपनी क्लास 12 में नहीं पढ़ी, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी। हालांकि जब हम इंट्रो देते हैं तो हम इवोल्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं भी जब मनी पढ़ाती हूँ तो मैं इवोल्यूशन ऑफ मनी भी पढ़ाकर चलती हूँ। बट यस, कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शन है, क्योंकि हमारे सीबीएसई के करिकुलम का वो पार्ट नहीं है, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है कि यहाँ आपको कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन भी पढ़ने होंगे, एज वेल एज यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स और इश्यूज भी हमें पढ़ने हैं रिलेटेड टू द प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन आवर इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यानी कि कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें एड ऑन कर रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आपको पढ़कर चलना है, जहां पर उसके मीनिंग, कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और उसके भी फर्दर टाइप्स, प्लस यहाँ पर एक टॉपिक ऐड हुआ डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, यानी कि वही गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है यहाँ पर, वो चीजें भी आपको यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ते हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके मेरिट डिमेरिट पढ़ते हैं, और डिमांड और सप्लाई के थ्रू कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और जो भी हमारे रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज हैं उसका हमें एक एनालिसिस भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये था हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो आपको कवर अप करना है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यस, आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इवन अकाउंटेंसी में भी आपको इतना नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि आपने जस्ट रिसेंटली ही आपने अपने अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया है और कोर्स कोई चेंज नहीं है, इवन डिलीट हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ऐड हुआ नहीं है नया, तो वहां जस्ट आपको कह सकते हो कि रिवीजन करना है, उसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा और पक्का करना है। बट यस, इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं आपको एक साल बैक जाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, और अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये जानने के लिए कि कैसे हम लोगों को इकोनॉमिक्स की यहाँ पर CUET की प्रिपरेशन करनी है।